नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में आज एक चौंकाने वाली घटना हुई। एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई बीआर गवाई पर हमला करने की कोशिश की। जब कोर्ट में केसों का मेंशन चल रहा था, तभी एक वकील जजों के डाइस के पास पहुंचा। उसने जूता निकालकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत पकड़कर उसे बाहर ले गए। बाहर ले जाते समय उस वकील ने जोर से कहा, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। लेकिन सीजेआई गवाई बिल्कुल शांत रहे और बाकी वकीलों से कहा कि आप लोग अपनी दलीलें जारी रखें, हम विचलित नहीं होते, ऐसी बातें हम पर असर नहीं डालती। दरअसल कुछ दिन पहले खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट की एक खंडित प्रतिमा की बहाली से जुड़ा मामला कोर्ट में आया था। उसे खारिज करते हुए सीजेआई गवाई ने हंसी के लहजे में कहा था कि आप खुद को भगवान विष्णु का भक्त बताते हैं तो प्रार्थना कीजिए, कुछ होगा। ये एएसआई का मामला है, अनुमति लेनी पड़ती है। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इसे धार्मिक भावनाओं का अपमान बताया और विवाद खड़ा हो गया। 2 दिन बाद सीजेआई ने कोर्ट में सफाई दी, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ। मेरी बात को सोशल मीडिया ने गलत तरीके से फैलाया है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि आजकल हर छोटी बात सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सोनम वांगचुक की हिरासत के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सोनम की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें, सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद हिरासत में लिया गया था। उनकी पत्नी ने कोर्ट से कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें क्यों हिरासत में रखा गया है और उनकी सेहत कैसी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन को नोटिस जारी किया और सुनवाई को 14 अक्टूबर तक टाल दिया। कोर्ट ने केंद्र और अन्य अधिकारियों को फैसला करने की पूरी जिम्मेदारी दी कि क्या हिरासत के कारण पत्नी को बताना उचित है या नहीं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना कारण जाने हैबियस कॉर्पस याचिका सही तरीके से दायर नहीं कर पाएंगी। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिरासत के कारण सोनम वांगचुक को तुरंत बता दिए गए थे और कानून के तहत और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने किसी पक्ष का समर्थन नहीं किया, लेकिन जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा कि हमें नहीं पता, लेकिन इतना तकनीकी मत बनाइए, देखिए कि आप पत्नी को कारण बता सकते हैं या नहीं। राजस्थान सरकार ने 3200 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने के लिए एक बड़ा टेंडर जारी किया। एक टेंडर राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड यानी RUVITL ने निकाला है। खास बात यह है कि टेंडर राज्य बिजली नियामक आयोग यानी RERC की मंजूरी के बिना जारी कर दिया गया। द रिपोर्टर्स कलेक्टिव की रिपोर्ट के मुताबिक इससे अडानी को सीधा फायदा माना जा रहा है। दरअसल अडानी पावर राजस्थान के कवाई प्लांट में 3200 मेगावाट का विस्तार पहले से कर रहा है। यह क्षमता टेंडर की शर्तों से बिल्कुल मेल खाती है। टेंडर की शर्त है कि प्लांट राजस्थान के अंदर ही होना चाहिए। अडानी पावर पहले ही जरूरी मशीनों को ऑर्डर दे चुका है, जिससे बाकी कंपनियों के पास तैयारी का समय नहीं बचेगा। सवाल ये उठाया जा रहा है कि बिना मंजूरी टेंडर कैसे निकाला गया। नियम के मुताबिक किसी भी पावर टेंडर को जारी करने से पहले RERC की अनुमति जरूरी होती है। राज्य सरकार ने 1 अक्टूबर को मंजूरी से पहले ही टेंडर जारी कर दिया और शर्तें ऐसी रखी गई हैं कि ज्यादा प्रतियोगिता न पैदा हो, अडानी ही पूरा करते हुए पाए जाएं। इस खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है, मोर पावर टू अडानी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा है। इसके अनुसार स्टैंड अलोन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट बिना कैप्टिव पावर प्लांट के उसको पर्यावरणीय मंजूरी के लिए पहले से अनुमति लेने की जरूरत से मुक्त किया जाता है। ये प्रस्ताव 26 सितंबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के रूप में जारी किया गया था। बता दें, अगर ये नियम लागू हो गया तो अडानी ग्रुप के क्लाइंट में 1400 करोड़ रुपए की 6 MMTPA सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को स्थापित करना आसान हो जाएगा। ये प्लांट अंबुजा सीमेंट लिमिटेड का है, जो अडानी ग्रुप की कंपनी है। इस प्लांट के खिलाफ स्थानीय लोगों का विरोध जारी है। मोहिनी गांव और क्लाइंट के आसपास के 100 बाकी गांव के लोग इस सीमेंट प्लांट के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में नागरिकों ने इस प्लान का विरोध किया और सवाल उठाया कि इतनी अधिक आबादी वाले शहर में इसे कैसे अनुमति दी जा सकती है।
जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर की आईसीयू में रविवार रात भीषण आग लगने से 6 मरीजों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 11:20 पर हुआ। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक आग न्यूरो आईसीयू के स्टोर रूम में लगी, जहां कागज, आईसीयू उपकरण और ब्लड सैंपल ट्यूब रखे थे। शुरुआती कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दूसरी मंजिल पर मौजूद 11 बेड वाली आईसीयू वार्ड पूरी तरह जल गई। शशमदीद कुष्मा देवी के बेटे लेखराज ने बताया कि उन्होंने पहले ही स्टाफ को स्टोर रूम में चिंगारी की जानकारी दी थी, लेकिन स्टाफ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। 15 मिनट बाद आग फैल गई और वार्ड धुएं से भर गया। उन्होंने अपनी मां का शव सुबह तक नहीं देखा, सिर्फ नाम सूची में पढ़ा। एक दूसरे परिजन गुरप्रीत अरोड़ा ने बताया कि उन्हें रात में फोन आया कि वार्ड में आग लग गई। उनके रिश्तेदार ने धुएं में घुसकर अपनी मां को बाहर निकाला, लेकिन बाद में वो दम तोड़ गई। वहीं पीड़ित परिवारों ने अस्पताल प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उस दलित युवक के पिता और भाई से बात की जिसकी रायबरेली में पीट कर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि इस असहनीय दुख की घड़ी में वो पीड़ित परिवार के साथ हैं। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने इसकी जानकारी दी। पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पीट कर जान लेने की ये घटना हृदय विदारक है। उन्होंने कहा कि अंतिम क्षणों में जब उसे लाठी और बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा था, तब युवक को अपनी आखिरी उम्मीद राहुल गांधी की याद आ रही थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल संसद में रायबरेली का प्रतिनिधित्व करते हैं और वहां के लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उनके लिए ये बेहद दुखद है। उन्होंने मृतक के पिता और भाई से व्यक्तिगत रूप से बात की है और वो इस असहनीय दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बता दें, राहुल गांधी फिलहाल दक्षिण अमेरिका के 4 देशों की यात्रा पर हैं। जानकारी के मुताबिक पिटाई के दौरान के वायरल वीडियो में मृतक हरिओम ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का नाम लिया था। तब पिटाई कर रहे लोगों ने कहा था, यहाँ बाबा के लोग हैं। कांग्रेस ने इसे लेकर सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा, वीडियो में दलित युवक आखिरी उम्मीद के तौर पर जब नेता विपक्ष राहुल गांधी का नाम लेता है, हत्यारे तब भी नहीं रुकते और उल्टा कहते हैं हम बाबा वाले हैं। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को खुली छूट दे रखी है। चुनाव आयोग सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित करेगा। इसके लिए आयोग ने दोपहर 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बता दें कि बिहार विधानसभा की 243 सदस्यीय सदन की अवधि 22 नवंबर को समाप्त हो रही है। राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि चुनाव छठ पूजा के तुरंत बाद कराए जाएं, जो अक्टूबर के अंत में है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक वोटरों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, क्योंकि त्योहार के दौरान बाहर काम करने वाले लोग घर लौटते हैं। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में धारा 144 एक महीने के लिए लागू कर दी गई है। इस धारा के तहत सार्वजनिक सभाएं और रैलियां प्रतिबंधित हैं। साथ ही हथियार दिखाना, हवाई फायरिंग और पिलियन राइडिंग पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के लिए पिलियन राइडिंग पर छूट रहेगी। आज दिन में गिलगित बाल्टिस्तान में 2 फायरिंग की घटना हुई। पहली घटना में चीफ कोर्ट के जस्टिस मलिक इनायत उर रहमान की कार पर गोलीबारी हुई। जस्टिस और उनके ड्राइवर सुरक्षित रहे, लेकिन कई गोलियां कार में लगीं और वाहन को आंशिक नुकसान हुआ। दूसरी घटना में सीपीओ चौक के पास एक वाहन पर गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिनमें धार्मिक समूह के नेता काजी निसार भी शामिल हैं। गवर्नर सैयद मेहंदी शाह और मुख्यमंत्री हाजी गुलबर खान ने दोनों घटनाओं की निंदा की। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और लोगों से संयम बनाए रखने और आतंकवादियों के षड्यंत्रों को नाकाम करने की अपील की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर भारत ने भविष्य में किसी सैन्य संघर्ष की कोशिश की तो वो अपने युद्ध विमानों के मलबे में दफन हो जाएगा। ये बयान भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पाकिस्तान को चेतावनी देने के कुछ ही दिन बाद आया है। ख्वाजा आसिफ ने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत की सेना और राजनीतिक नेताओं के हालिया बयान उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने की एक असफल कोशिश है। आसिफ ने कहा कि भारतीय सेना और राजनीतिक नेतृत्व के बयान उनकी धूमिल हुई प्रतिष्ठा को बहाल करने की असफल कोशिश है। मई में हुई निर्णायक हार 0-6 के स्कोर के साथ थी। अगर उन्होंने फिर प्रयास किया तो ईश्वर की इच्छा से स्कोर इससे भी बेहतर होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि 0-6 का मतलब क्या है। पाकिस्तानी मंत्री के इस बयान के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव फिर बढ़ने की संभावना है।
रूस के रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि अगर रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमानों के लिए RD-93 इंजन दे रहा है तो इससे भारत को ही फायदा होगा। उन्होंने विपक्ष की आलोचना को बेबुनियाद बताया। मॉस्को के प्रिमाकोव इंस्टीट्यूट के दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया मामलों के विशेषज्ञ प्योत्र टोपिचानोव ने बताया कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो ये भारत के लिए दो तरह से फायदेमंद है। उन्होंने कारण बताए कि चीन और पाकिस्तान अभी तक रूसी इंजन का विकल्प नहीं बना पाए हैं। भारत पहले से इस इंजन और JF-17 की क्षमता से परिचित है। खासकर मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक दूसरा रूसी विशेषज्ञ ने याद दिलाया कि चीन ने पहले अपने FC-17 विमान के लिए रूस से अस्थायी तौर पर ये इंजन मांगे थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय भी इस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ने भारत को समझाया था कि ये केवल एक व्यावसायिक सौदा है और इसमें कोई तकनीक ट्रांसफर शामिल नहीं है, जबकि भारत को इससे बेहतर RD-33 इंजन लाइसेंस के साथ मिला था। बता दें, रूस 2000 के दशक की शुरुआत से चीन, पाकिस्तान, रूस की त्रिपक्षीय व्यवस्था के तहत यह इंजन देता रहा है। पाकिस्तान अब इसका संशोधित वर्जन लेना चाहता है जो अभी बना नहीं है। इस सौदे पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार से पूछा कि रूस जो भारत का भरोसेमंद सहयोगी रहा है वो पाकिस्तान को सैन्य मदद क्यों दे रहा है। बीजेपी ने उन खबरों को गलत और भड़काऊ सूचना बताया जिनमें कहा गया कि रूस पाकिस्तान को JF-17 लड़ाकू विमानों के इंजन दे रहा है। भाजपा ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाकर भारत के बजाय दुश्मन का पक्ष लिया है। पार्टी का कहना है कि ऐसी अफवाहें देश हित के खिलाफ हैं और कांग्रेस जिम्मेदारी से बात करने के बजाय भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोल्ड रिफ खांसी की सिरप पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। ये दवा श्री सेन फार्मास्यूटिकल छिंदवाड़ा की बनी है। यह कदम तब उठाया गया जब मध्य प्रदेश में इस सिरप के इस्तेमाल से 14 बच्चों की मौत की खबर सामने आई और कई गंभीर साइड इफेक्ट की शिकायतें मिली। दार्जिलिंग जिले में रविवार को हुई भीषण भूस्खलन की तबाही में मृतकों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। सोमवार को भी राहत और बचाव कार्य जारी है। कई लोग अब भी लापता हैं और हजारों पर्यटक पहाड़ी इलाकों में फंसे हुए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश ने पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी तबाही को जन्म दिया है। ओडिशा के कटक जिले में दो समुदायों के बीच तनाव और पुलिस पर हमले के बाद हालात बिगड़ गए। लगातार हो रही झड़पों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 13 थानों के इलाकों में 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया है। सुरक्षा को देखते हुए रविवार शाम से 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। शुक्रवार रात से अब तक हुई हिंसा में 25 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और अफवाहों से बचने की अपील की है। पुलिस और अर्धसैनिक बल इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि हालात काबू में रहें। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू की सरकार में अंदरूनी विवाद बढ़ता दिख रहा है। ये विवाद गजा युद्ध खत्म करने की कोशिशों में बड़ी रुकावट बन सकता है और अमेरिका की मध्य पूर्व को लेकर नई रणनीति को भी प्रभावित कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नेतन्याहू 2 साल पुराने युद्ध को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी अति दक्षिणपंथी सहयोगी पार्टियां इस अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध कर रही हैं। इससे नेतन्याहू पर समय से पहले चुनाव कराने का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल के कट्टरपंथी सहयोगियों को डर है कि इस प्रस्ताव के जरिए हमास फिर से सक्रिय हो सकता है। ये विरोध नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.